जय हिंद साथियों, हिमाचल प्रदेश पुलिस की एक नई मॉक टेस्ट सीरीज़ में मैं दीपक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉक टेस्ट के नेचर के बारे में बात करें तो यहां पर आपको हिंदी के 16 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और यदि आप 16 में से 13 से अधिक सही करने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि यदि इन 16 में से आप 3 से अधिक गलत क्वेश्चनों के आंसर देते हैं तो आप मेरी मान के चलिए आने वाले समय में यही हिंदी आपका कांस्टेबल बनने का सपना चकनाचूर कर सकती हैं। और यदि आपका स्कोर 13 से कम रहता है तो आप अभी से हिंदी पे फोकस करना शुरू कर दें, इसको ज़्यादा लाइटली मत लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का सपना इसी हिंदी की वजह से टूटते हुए देखा है। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए अभी हम शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्न में से वह कौन सा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में एक सा रहता है? आई रिपीट वंस अगेन, निम्न में से वह कौन सा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में एक सा रहता है? ऑप्शन है लता, माला, बहु, विद्यार्थी। जल्दी से इसका राइट आंसर टिक करेंगे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विद्यार्थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आई रिपीट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है पानी, नानी, कहानी, रानी। जल्दी से आंसर टिक करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज पानी। ठीक है दोस्तों, नानी की, कहानी की, रानी की बात करें, देखिए सारे ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपको देखना है, आपको एक शब्द दिया है पर्यायवाची, तो इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है? और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब ये मैं नहीं जानता कि क्या चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी, कौन सा वर्ड पूछ लिया जाएगा, लेकिन 100% जो है शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन आपको आएगा। तो चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन इसके ABCD, जल्दी से चेक कीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। एंड द तीसरे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पर्यायवाची, ऐसे लिखा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है गधों को हलवा खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गधों को हलवा खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, अनाज बर्बाद करना। ऑप्शन बी, गलत भोजन देना। ऑप्शन सी, ऊट पटांग करना। ऑप्शन डी, नीचों का सत्कार करना। तो राइट आंसर जल्दी से टिक करेंगे और राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है ऑप्शन नंबर डी, नीचों का सत्कार करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है छछूंदर के सिर चमेली का तेल। ये लोकोक्ति आपने सुनी ही होगी, छछूंदर के सिर चमेली का तेल। ऑप्शन है बिना इच्छा के सब प्राप्त होना, बिना प्रयास के सफल होना, अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिल जाना और योग्य का सफल होना। और जो 5वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है दोस्तों, आपने टिक कर भी लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सोना में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आई रिपीट, थोड़ा सोना में कौन सा विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो राइट आंसर देखिए दोस्तों, सोने की बात हुई है, लेकिन कौन सा सोना? थोड़ा सोना। मतलब ये कौन सा जो है विशेषण है? ये है परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कपोत निम्न में से किसका पर्यायवाची है? आई रिपीट वंस अगेन, कपोत निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है कपूत, कबूतर, अयोग्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जिन भी मेरे भाइयों ने कपोत का जो पर्यायवाची किया है कबूतर, यानी कि ऑप्शन बी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। त्वर्ग का उच्चारण स्थान है, बोलता है जो तवर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी कि त्वर्ग की जो ध्वनियाँ है, जैसे त, थ, द, ध, न, ये सारी त्वर्ग की ध्वनियाँ हैं। तो बोलता है इनमें से यदि हम इनके उच्चारण की बात करें, त, थ, द, ध, न, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? जिसका हो जाता है दंत। ऑप्शन नंबर बी भी इसका जो है आंसर सही होगा। यदि आप त, थ, द, ध, न बोलते हैं तो देखिए आपकी जो जीभ है वो दांतों के साथ टच होती है, दैट मीन्स तवर्ग, यानी कि त, थ, द, ध, न की जो ध्वनियाँ हैं वो दंत से शुरू होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है ओह यह पिट ही गया। कौन सा वाक्य है? आई रिपीट, ओह यह पिट ही गया। कौन सा वाक्य है? जल्दी से आप बताएंगे। तो राइट आंसर है इसका विस्मयवाचक या विस्मय बोधक भी इसको कहते हैं, जिसमें आपको कोई हैरानी होती है
है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, हैरानी हो रही है, आपको कोई खुशी हो रही है ना, आप कोई चीज़ एक्सप्रेस अपनी कर रहे हैं, दैट इज़ विस्मयबोधक या विस्मयवाचक वाक्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है क्या है जी क्वेश्चन नंबर 9, रस भरा। कौन सा जी? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? देखिए समास भी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आपका आता है। तो पूछा गया कि इसमें कौन सा समास है भाई? रस भरा। रस भरा में कौन सा समास है? देखिए यहाँ अकेला समास नहीं पूछा है, आपको बताया गया है कि तत्पुरुष समास ऑलरेडी बताया है। तो कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन है करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं रस की बात करूँ या रस भरे की बात करूँ, रस भरे का मतलब हो गया रस से भरा। रस भरा मतलब रस से जो भरा है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, किससे भाई? कर्ण से। तो यहाँ भी देखो रस से भरा, यहाँ भी से, तो कौन सा समास हो गया भाई? कर्ण तत्पुरुष इसमें समास हो गया। तो 10वें का ऑप्शन हो गया आपका ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। संज्ञा के कितने भेद हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका जो राइट आंसर गाइस आपने बहुत सही टिक किया है, ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, जो हिंदी भाषा है उसका जन्म कहाँ हुआ है? अपभ्रंश से हुआ, लौकिक संस्कृत से हुआ, पाली प्राकृत से हुआ, या वैदिक संस्कृत से हुआ? राइट आंसर जल्दी से टिक करेंगे, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किससे हुआ जी? अपभ्रंश से हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है संधि कितने प्रकार की होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है जो संधियां जो आपने पढ़ी है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1 प्रकार की, ऑप्शन बी 2 प्रकार की, ऑप्शन सी 3 प्रकार की, ऑप्शन डी 4 प्रकार की। तो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 तरह की संधियां होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो आपको बताना है जो दुर्गम यहाँ पर दिया गया है उसको जो अगर आपने सही लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यानी कि ये भी शुद्ध वर्तनी का ही क्वेश्चन बनता है। तो जल्दी से इसका आंसर टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दुर्गम कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ये बोलता है यदि आपने गमन का विपरीतार्थक शब्द बनाना है तो आप उसके लिए किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे? देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे होते हैं जो किसी भी वाक्य के शुरू में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे गमन है, ठीक है, इसके शुरू में निम्न में से क्या जोड़ा जाए कि वो गमन का क्या हो जाए? उल्टा बन जाए। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाएगा भी? गमन का मीन्स गया हुआ। यदि उसके आगे मैं आ जोड़ दूं, यानी कि आ मेरा क्या आ जाएगा? उपसर्ग आ जाएगा। यदि मैं आ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? आगमन। आगमन मीन्स जो आ रहा है या जो आने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी क्वेश्चन नंबर 15 का बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? ये क्वेश्चन बार बार हिमाचल प्रदेश के टेस्ट होते हैं उनमें पूछा जाता है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से बोलेंगे भाई। श्री गणेश का जो विलोम शब्द है वो होता है इति श्री करना। देखिए दोस्तों, श्री गणेश का मतलब है किसी भी कार्य को प्रारंभ करना। जब भी आप कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है गणेश भगवान की जो स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है, तो श्री गणेश का मतलब होता है किसी भी काम को क्या करना भी? स्टार्ट करना। ठीक है, और इति श्री का मतलब क्या होता है? इति श्री का मतलब होता है किसी भी कार्य को खत्म करना। तो ऑप्शन हो जाता है इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, इति श्री करना। तो देखिए दोस्तों, अब आप खुद आइडिया लगा लें, इतने आसान क्वेश्चन थे। यदि आपने 13 इसमें ठीक नहीं किए हैं तो आप अपनी हिंदी पे थोड़ा फोकस करें। अभी बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न श्रृंखला में गलत पद क्या है? आपने क्या करना है, जो आपको दिया है 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511, इनमें से गलत पद क्या है? जल्दी से बताएंगे। टाइम आपको दे रहा हूं मैं 10 सेकंड का। लास्ट 5 सेकंड। तो चलिए दोस्तों, यदि हम देखें इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 है,
7 को यदि हम ब्रेक डाउन करके लिखें तो क्या बन सकता है 2 की पावर क्यूब माइनस 1, ठीक है। 2 की रेस्ट पावर क्यूब यानी कि 8 - 1 7, ठीक है। उस तरह आप देखें 63 को देख लें, 124 को लिख लें, 215 को देख लें। अगर मैं 63 की बात करूं, देखो 63 क्या बनता है, 63 बनता है 4 की रेस्ट पावर क्यूब, जैसे ये बन रहा है -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 63 बन रहा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार 124 किसका बन रहा है, 5 की क्यूब -1, 342 6 की क्यूब -1, ठीक है। 511 इज 7 की क्यूब -1। तो ये बोलता है अगर यहाँ पे मैं बात करूँ देखो 28 की, तो यहाँ 2 का था तो यहाँ किसका आना चाहिए था, 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1 यानी कि 27 - 1। तो यहाँ क्या आना चाहिए था 26, किसकी जगह 28 की जगह। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता, 28 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि AT बराबर है 20 हो, BAT बराबर है 40 हो तो कैट किसके समान होगा। जल्दी से आंसर टिक करेंगे इसका। यदि AT इज इक्वल टू क्या हो भाई 20 हो, और आगे बोला है BAT कितना हो भाई 40 हो, तो आपको बोला है किसका आपने बताना है, CAT का आपने बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर होते हैं वो लिखना पड़ते हैं। A पहले नंबर पे आता है और T कितने नंबर पे आता है 20 पे, B कितने पे आता है दूसरे पे, A पहले पे, T 20 पे। तो ये बोलता है 20 और 1 को किसके बराबर लिखा गया 20। तो 20 और 1 कब 20 हो सकता है, जब 20 को हम गुणा कर रहे हैं 1 के साथ। यहाँ पे 2, 1 और 20 लिखा है 40, तो कैसे हो सकता है, ये भी आपस में क्या कर दे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 220 जा 40 हो गया। तो उसी तरह कैट की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा 3 1 और T का 20, तो 20 नहीं है 60 और 60 × 1 इज 60। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि मेज को कुर्सी, कुर्सी को चारपाई, चारपाई को पात्र और पात्र को फिल्टर कहा जाए तो व्यक्ति कहाँ बैठेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसमें अक्सर हम काफ़ी कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं कि अब इसमें क्या आंसर करें। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखनी है कि आपसे पूछा गया है क्या गया है। तो इसमें पूछा गया था व्यक्ति कहाँ बैठेगा, तो निम्न में से जो आपको ऊपर दिए गए हैं, व्यक्ति कहाँ बैठता है, कुर्सी के ऊपर बैठता है। कहाँ बैठता है भाई, कुर्सी के ऊपर व्यक्ति बैठता है। लेकिन आप देखें अभी कुर्सी के लिए क्या कोड दिया है, मेज को कुर्सी और कुर्सी को क्या कहा जाए चारपाई कहा जाए, तो मतलब व्यक्ति कहाँ बैठेगा चारपाई पे बैठेगा। चारपाई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति का अंजलि से क्या रिश्ता है। आई रिपीट वंस अगेन। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसका कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। साथ ही साथ यदि आपको हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों आप दिल के साथ तैयारी करते रहें, सफलता निश्चय ही आपको मिलेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।